हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट के प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो ये कहता है शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है पाठ्यक्रम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे जो शिक्षा की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, खुद शिक्षक है। यानी शिक्षक होगा तभी तो आपको शिक्षण प्रदान करेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहला है केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, दूसरा है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, तीसरा ऑप्शन है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, चौथा ऑप्शन है केवल सीखने की योग्यता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को मिलाना है। पहला ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन बाद में दिए गए हैं, पहले यहाँ कुछ कूट दिए गए जैसे रिपब्लिक डे, तो ये जॉन डीवी ने दिया। शब्द एमएल एंड एजुकेशन, दयानंद सरस्वती, द स्कूल, एक सोसाइटी, प्लेटो, संध्या विधि, रूसो। तो इसको क्या करना है, सबको मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की ओर अब चलते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 3, 4, 1, 2, दूसरा ऑप्शन कहता है 4, 3, 1, 2, तीसरा ऑप्शन कहता है 2, 1, 4, 3, चौथा ऑप्शन कहता है 1, 2, 3, 4। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है, यानी पहले 4 वाला होगा, फिर 3 वाला होगा, फिर 1 वाला होगा, फिर 2 वाला होगा। तो यहाँ पर ये हमारा सही होगा। यहाँ पर ABC दिया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन है उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है परस्परता कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मकता कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है गतिशीलता कहते हैं, चौथा ऑप्शन है संगति कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है, गतिशीलता वाला, प्रश्न नंबर 4 के लिए ये वाला ऑप्शन सही है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध होता है। पहला है अभिवृत्ति, दूसरा है स्वीकार्यता, तीसरा है बचने, चौथा है समायोजन। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वीकार्यता, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। पहला ऑप्शन है संरचनावाद, दूसरा है क्रियाशीलतावाद, तीसरा है व्यवहारवाद, चौथा है सृजनशीलतावाद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियाशीलतावाद जो होगा वो राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अंतः संबंध का सिद्धांत, चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो पहला है स्किनर द्वारा, दूसरा है पियाजे द्वारा, तीसरा है कोहलबर्ग द्वारा, चौथा है एरिक्सन द्वारा। तो आप जानते हैं पियाजे ने 4 संकल्पनाओं में बांटा है बच्चों के विशिष्ट अवस्थाओं को। तो यहाँ पर पियाजे वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। पहला ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, दूसरा तटस्थ, तीसरा नकारात्मकता, चौथा है अग्रोन्मुखी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी इस प्रश्न का सही है, अग्रोन्मुखी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, दूसरा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, दूसरा है केवल वातावरण का, चौथा है केवल आनुवांशिकता का और तीसरा है केवल आनुवांशिकता, चौथा है पालन पोषण और शिक्षा का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 10 का ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी किसका? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, दूसरा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, डी ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों की विकास की दर क्या है? अलग अलग होती है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। पहला है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, दूसरा है सीखने की अनुपस्थिति, तीसरा है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर और चौथा है वे कैसे सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों डैश की ओर संकेत करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ए वाला सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने संबंधी योग्यताएं सामान्यतः पहला ऑप्शन उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, दूसरा ऑप्शन औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, डी ऑप्शन अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 13 के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वो SAW और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो वो किससे ग्रसित है? पहला ऑप्शन है डिस्फॉर्मिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है शब्द जबलिंग विकार और डी ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो किससे ग्रसित है? तो ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया से ग्रसित है वो, यानी लेखन विकार से संबंधित वो विकार है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 ये कहता है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में 4 चरण आते हैं। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व प्रक्रमण, चौथा है श्रेणीकरण। तो इन ऑप्शंस में सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है घा गा खा का, या फिर गा खा घा खा का, या फिर खा घा गा का, या लास्ट ऑप्शन गा का घा खा। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। ये कहता है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। पहला डिस्फेजिया, दूसरा है डिस्पेक्सिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया, चौथा है डिसलेक्सिया। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डिस्पेक्सिया। ये हमारा क्या होगा? गणित से संबंधित ये वाला ऑप्शन सही होगा, डिस्कैल्कुलिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता डैश समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, दूसरा एक स्थिर अवस्था है, तीसरा है एक चर अवस्था है, चौथा है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो है एक चर अवस्था है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 हो गया था, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? ये कहता है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। पहला है परिणामों की आशा करना, दूसरा है समस्या की पहचान करना, तीसरा ऑप्शन कहता है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, डी ऑप्शन कहता है संभावित युक्तियों को खोजना। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, तो जिससे क्या होगा, समस्या समाधान के चरण आसान हो जाएंगे समस्या को सॉल्व करने में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कहता है निम्न में से सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। पहला ऑप्शन है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चे की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। दूसरा ऑप्शन कहता है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। सी ऑप्शन कहता है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें। डी कहता है पढ़ाए जाने वाले विषय में अपनी रुचि विकसित करें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विचार का उदाहरण नहीं है, बताना है। पहला है पर घातक तनाव यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, न्यून अवधान सक्रिय विकार यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म जिसे हम आत्मविमोह बोलते हैं, और चौथा है प्रमस्तिष्कघात जिसे सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, यानी अगर कोई चोट लगने के बाद जो तनाव होता है तो वो इससे संबंधित नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी व परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? पहला ऑप्शन विभेदित अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप और डी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा विभेदित अनुदेशन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? पहला है अल्फ्रेड बिने, दूसरा है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, तीसरा है हमारा रॉबर्ट स्टनबर्ग, चौथा है डेविस वेसलर। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिने ने किया था बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है, कर रही है। तो क्या कर रही है? पहला ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, तीसरा सीखने के समय आकलन, चौथा है सीखने का आकलन। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सीखने के लिए वो क्या कर रही है? तो आकलन कर रही है, कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्ष में जेंडर डैश लिंग विभेद। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, दूसरा ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तीसरा है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है, डी कहता है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करती। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकती है। पहला ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त है, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कक्ष प्रजातांत्रिक परिवेश, दूसरा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं हो क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तीसरा ऑप्शन है कक्ष का नियंत्रण परिवेश, चौथा है कक्ष की अधिकारवादी परिवेश। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कक्ष प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए।
ये बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। पहला है खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा है अवलोकन, चौथा है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो प्रश्न नंबर 26 का डी वाला ऑप्शन सही होगा कि योग्यता क्रम विद्यार्थियों का निर्धारित करना ये हमारा रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। ये कहता है कि एक प्रभावकारी अध्यापिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, दूसरा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, डी कहता है प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रत्येक बच्चे से आप क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ये आपका प्रभावशाली अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा, भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, दूसरा जो ऑप्शन है वो है उसके ग्रेड्स में सुधार करना, तीसरा ऑप्शन है उसके कौशलों का संवर्धन करना, चौथा ऑप्शन है उसकी पीड़ा को कम करना। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसके कौशलों को संवर्धित करें यानी कि बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक वैभिन्न, दूसरा ऑप्शन है अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की अभिक्षमता, चौथा ऑप्शन है समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो प्रश्न नंबर 29 का सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक द्वारा बच्चे का जन्म से पूर्व क्या करें, ड्रग अगर लेते हों तो ये हमारा क्या है, अधिगम निर्योग्यता का एक कारण हो सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आज किसी प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है और ये हमारा बाल विकास का प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। यह कहता है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला ऑप्शन बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना, दूसरा ऑप्शन उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा है बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना, डी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो प्रश्न नंबर 30 का जो बी ऑप्शन है उनकी अपनी भाषा को अमान्य कर देना ये गलत तरीका है, गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, नोट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो पर कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।